हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी दिशा में चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अब हम अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ में उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ना शुरू कर दिए हैं और उसी क्रम में हमने बहुत क्रमबद्ध तरीके से हम उत्तराखंड के इतिहास को तकरीबन 200 BCE से लेकर 1000 ईस्वी तक, मतलब वो जो 1200 सालों का समय रहा है उसको हमने बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से चीज़ों को समझते हुए आगे हम बढ़ चुके हैं। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित तमाम जितने आयाम थे उनको हमने देख लिया है। चूँकि मेरा जो ये इतिहास के पोर्शन को पढ़ाने का अभी जो मेरा उद्देश्य है वो ना केवल पटवारी की परीक्षा के महत्व दृष्टिकोण को देखते हुए है, इसके साथ साथ वो ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो भी स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं आयोग आयोजित कराता है ग्रुप सी से संबंधित, उसमें जो इतिहास का पोर्शन पूछा जाता है उसको हम लोग सही से हैंडल कर सकें। तो इसको आप ज़रूर देखते रहिए। तो अभी हमारा जो पोर्शन शुरू हुआ है उसमें हमने अभी कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी। तो वैसे हमारा आज टॉपिक जो होगा वो 1000 ईस्वी के बाद के उत्तराखंड के जो कुछ 200-300 साल गुजरे हैं उसमें किस तरह की राजनीतिक परिस्थिति उत्तराखंड में देखने को मिली, जो पॉलिटिकल स्टेटस रहा उस समय उत्तराखंड का वो हम देखेंगे। लेकिन हल्का सा मैं पिछला सेशन रिवाइज़ कराता हूँ। दरअसल हमने, अगर मैं थोड़ा रिपीट करूँ इसमें रिवीजन के हिसाब से हल्का सा, कि चीज़ों को आप लोग लिंक कर सकें, जिन्होंने जो चीज़ें एकदम अभी देख रहे हैं वो भी थोड़ा समझ सकें। तो अगर हम देखें तो तकरीबन उत्तराखंड में 700 AD से लेकर जो 1000 के आसपास का टाइम था, हमने उसमें देखा कि तमाम इतिहासकारों ने कार्तिकेयपुर राजवंश को लेकर तो अलग अलग बातें कही हैं। कि कुछ लोगों ने माना है, जो हमने देखा, कि यही जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, नाम देखेंगे यहाँ पर, इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। कार्तिकेयपुर जो डायनेस्टी एक तरह से है, जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है वो हमारी कार्तिकेयपुर डायनेस्टी ही कुछ लोगों ने कहा है कि यही कत्यूरी थे। इसको हमने समझा कि नहीं, कार्तिकेयपुर राजवंश के जो शासक रहे हैं और जो कत्यूरी वंश के शासक रहे हैं उसमें बुनियादी अंतर है। ये दो अलग राजवंश हैं, लेकिन जो प्रारंभिक इतिहासकार रहे, खासतौर से हिमालयन डिस्ट्रिक्ट नाम का गजेटियर पारित करने वाले जो एटकिंसन रहे, बहुत महत्वपूर्ण ये नाम है एटकिंसन, उन्होंने भी जो उत्तराखंड का प्रारंभिक इतिहास को देखने का जो स्वरूप अपनाया उसमें उन्होंने भ्रमवश इन दोनों राजवंशों को एक मान लिया। बाद के इतिहासकारों में, जिसमें कि श्री प्रसाद डबराल हैं, कुमाऊं का इतिहास लिखने वाले बद्री दत्त पांडे हैं, ये लोग भी इसी पैटर्न को अपनाते रहे और इन दो अलग अलग समय के जो इतिहासकार, दो अलग अलग समय के जो वंश रहे हैं उनको एक ही मान लिया। तो हमने देखा कि नहीं, ये अंतर है, ये हम समझ चुके हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि 700 AD से लेकर 1000 AD के बीच में जो वंश रहा था वो कार्तिकेयपुर राजवंश रहा था। कार्तिकेयपुर राजवंश से जुड़े बहुत शिलालेख जो थे, अलग अलग राजाओं के, 3 परिवारों का वहाँ शासन रहा है, उसके बारे में हमने चीज़ें पहले देखी हैं। यहाँ हम इतना रिवीजन के तौर पर देख लें कि जो उत्तराखंड हमारा इस समय रहा था वो हमें सतलज नदी से लेकर जो सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच का जो पूरा क्षेत्र था, ये कार्तिकेयपुर राजवंश के
के जो राजा रहे हैं उनके अधीन रहा था। वो हमने उस चीज़ को पहले देख लिया है। तो ये हमें समझना है कि 1000 AD तक आते आते उत्तराखंड पूरी तरीके से एक छत्र शासन में स्थापित था। 1000 के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानी थी, क्योंकि 960 ईस्वी के आसपास हमने एक शासक देखा था सुभिक्ष राजदेव, उसके बाद से जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर, जो कि एक तरीके से अलकनंदा घाटी में अवस्थित रहा होगा, वहाँ से स्थानांतरित होकर बैद्यनाथ घाटी, कुमाऊं की जो बैद्यनाथ घाटी है वहाँ आ जाती है। तो अब उसके बाद इनकी शक्तियाँ, कुछ नाम इसके हमने शासकों के देखे थे वैद्यनाथ घाटी में भी, जैसे कि लखनपाल देव, इंद्रपाल देव, त्रिभुवनपाल देव। तो ये जो शासक थे ये क्या शासक कार्तिकेयपुर राजवंश के थे या ये प्रारंभिक कत्यूरी वंश के थे, इसको लेकर विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं। लेकिन कुछ वरिष्ठ जो इतिहासकार रहे हैं उनका ये मानना है कि जब कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी बैद्यनाथ कत्यूर घाटी में स्थानांतरित हुई तो वहाँ पर शुरुआती समय तक कार्तिकेयपुर राजवंश के ही राजा शासन करते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी शक्ति का अवसान हो गया और वही जो कार्तिकेयपुर राजवंश के खंडहर थे उस पर कत्यूरी वंश का शासन वहाँ स्थापित होता है। तो इतना हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, ये हमें यहाँ समझ लेना है। अब दूसरी चीज़ ये हमें देखनी है कि जो 1000 ईस्वी तक का कालखंड था, या इसको हम जनरल फॉर्म में ये समझ लेते हैं कि जब भी एक केंद्रीय हमारा साम्राज्य होता है वो विखंडित होता है, वो टूटता है या उसकी शक्ति कम होती है, तो छोटे छोटे जो हमारे एक तरह से जो क्षेत्रीय राज्य होते हैं वो उभरने शुरू हो जाते हैं। तो चाहे सतलज नदी की बात करें हम, सतलज नदी से लेकर पूर्व में जो नेपाल के आसपास का रीजन है, इसके बीच में 700 AD से लेकर 1000 AD तक जो कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन रहा था, जिसकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी, बाद में वो बैद्यनाथ कत्यूर घाटी में चली गई। तो उसकी शक्ति टूटने पर ये कुछ अलग अलग राजवंश हमें देखने को मिलते थे। तो ये हमें समझना है कि गढ़वाल में कुछ हिस्से हमें दिखे, कुछ हिस्से कुमाऊं में दिखे। तो जब भी केंद्रीय साम्राज्य विखंडित होता है, छोटे छोटे नए राजवंश स्थापित हो जाते हैं, उसी में उनके बीच में टक्कर शुरू होती है और उन्हीं छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों में से कोई एक राजवंश सब पर नियंत्रण स्थापित कर देता है। तो वो ही आगे चलकर गढ़वाल वाले रीजन में हमें पवार वंश दिखेगा और कुमाऊं वाले रीजन में हमें चंद्रवंश देखने को मिलेगा। लेकिन वो अभी आगे की कहानी है। अभी ये चीज़ें हम यहाँ से इतनी तेज़ी से नहीं भागते हैं। हम ये समझते हैं कि जब कार्तिकेयपुर राजवंश हमारा विखंडित होता है या उसने राजधानी जो ट्रांसफ़र कर दी 1000 ईस्वी के बाद, तो जो परिस्थितियाँ बनी वो ऐसी थी कि ये साम्राज्य जो है अब टूटने लगता है और इसकी वजह से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में कुछ नए क्षेत्रीय ताकतें अपना सिर उठाने लगती हैं। उनके अलग अलग नाम हैं और उनसे जुड़ी कुछ कहानी है जिसको हमें इस उत्तराखंड के इतिहास के इस सेगमेंट के अंतर्गत, ये जो 200-300 साल है उसके अंतर्गत हमें देखना होगा। तो उत्तराखंड में हमें ये चीज़ समझ लेनी है कि जब हमने हर्ष का शासन देखा था तो उसके बाद उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुराजकता का एक दौर आया था, जिसमें हमने शत्रुघ्न राज्य, पौरव वंश, गोविषाण राज्य देखे थे। लेकिन अब कार्तिकेयपुर राजवंश के अवसान के बाद
फिर से हमें कई छोटे छोटे राज्य दिखने लगे थे, जो शुरू में तो कार्तिकेयपुर राजवंश के अधीन सामंत थे, लेकिन अब जब कार्तिकेयपुर राजवंश अवसान की तरफ गया, उसकी शक्ति कम होने लगी, तो यही राजवंश उभरते हैं। तो ये इस टॉपिक का बैकग्राउंड था। अब हम देखेंगे कि वो कौन से राजवंश थे जो उभरे और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो क्या हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे कि जब उत्तराखंड में जब कार्तिकेयपुर राजवंश की समाप्ति के बाद, यहाँ हम समझते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की शक्ति अवसान के पश्चात उत्तराखंड में पुनः बहुराजकता का दौर स्थापित होता है। तो इस कालखंड से जुड़ी पहली चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है समझने के दृष्टि से, वो यही है कि उत्तराखंड में फिर से हमारा बहुराजकता का सिद्धांत एक बार अप्लाई होता है इस समय को पढ़ने के लिए। तो ये हम यहाँ पर ये पहली चीज़ इस कालखंड की हम समझ सकते हैं। उसके बाद अब हम अलग अलग हिस्सों में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो गढ़वाल का रीजन था, इस गढ़वाल के हिस्से में हमें जो सबसे पहला सबसे पश्चिम दिशा की तरफ, सबसे पश्चिम मतलब अगर मैं ये उत्तराखंड की बात करूं, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा है, ये मैप हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ये अगर हम देखें ये हम उत्तराखंड को समझें तो उत्तराखंड का जो ये पश्चिमी हिस्सा, इतना पश्चिमी हिस्सा ये यमुना वैली के आसपास का है, इस वाले हिस्से से लेकर ये काली नदी के आसपास के रीजन को अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग राजवंश उभर के आ जाते हैं। तो उसी में गढ़वाल वाले रीजन में जो एक राजवंश है उसको कहते हैं एक चक्रा का बहुबाण वंश। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, एक चक्रा का बहुबाण राजवंश। तो ये है उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में बहुराजकता के सिद्धांत के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो उसमें जो राजवंश बना वो एक चक्रा का था। एक चक्रा राजवंश में अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमें समझना होगा कि ये इसकी अवस्थिति कहाँ थी, तो ये अवस्थिति जो थी वो इसी यमुना रीजन के आसपास की थी। क्योंकि एक चक्रा जिसकी हम स्वाभाविक तुलना जो इसका साम्य स्थापित करते हैं कि ये अभी कहाँ होगा, तो ये चक्राता का जो रीजन है उसके पास के किसी वंश, किसी राजा के वंश को इंगित करता है। तो एक चक्रा वंश जिसके मध्य से हमारी यमुना नदी निकलती थी, तो ये हमारा एक चक्रा का बहुबाण वंश है जो हमें समझ में आना चाहिए। अब इस वंश से जुड़े जो हमारा वंश है, इससे जुड़े जो हमारे जो महत्वपूर्ण राजा रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ हमें कुछ बात पढ़नी है। तो इसको हमें देखना होगा, क्योंकि हम इतिहास में सोर्स पर ज़्यादा हमें बल देना चाहिए, वहाँ से बहुत चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती हैं। तो एक नाम आता है यहाँ पर अट्टलनाथ सूरी का, जिन्होंने एक पुस्तक है निर्णयामृत, उस पुस्तक की रचना करी थी। तो
इसकी जानकारी हमें, बहुबाण वंश की जानकारी हमें अट्टलनाथ सूरी के निर्णयामृत से मिलती है। और इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि इस बहुबाण वंश का एक राजा था जिसका नाम था सूरसेन। इस सूरसेन का एक राजकीय कवि था ये, जिसने ये रचना करी थी। तो ये यहाँ से एक ज़रूरी फैक्ट हमने देखा। इसके अलावा हमें ये समझना है कि इसी बहुबाण वंश का एक अन्य शासक है उद्रक। इस उद्रक ने कभी इसका जो संबंध था वो दिल्ली के शासकों से रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कभी ना कभी इसकी सीमा जो थी वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास के शासकों से जुड़ती थी। तो किसी न किसी तरह का इसका जो संबंध था वहाँ था, क्योंकि आगे हम देखेंगे तो कुमाऊँ की बात की जाए, गढ़वाल की बात की जाए, जब उसका इतिहास हम पढ़ते हैं तो ख़ास तौर से पवार वंश और चंद्रवंश को लेकर, तो वहाँ हम कई शासक देखते हैं जिनका सीधे हमारे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल के राजाओं से अपने संबंध रहे हैं। तो उसी क्रम में उससे पहले की अगर बात करें तो एक ये नाम जो है उद्रक का, ये बहुबाण वंश का शासक था और उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर इसका राज्य होता था। यमुना नदी के क्षेत्र में होता था, चक्राता के आसपास का ये शासक था। उसने किसी न किसी रूप से उसका संबंध दिल्ली के शासकों से रहा है। तो ये हम समय देख रहे हैं, ये अगर हम समय देखें कि ये समय कब का है तो वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये समय बिल्कुल 11वीं सदी के आसपास का था, उस समय की ये बात है। तो ये हमने एक चक्रा वंश के बारे में, जो हमारा बहुराजकता के दौर का सबसे पश्चिमी हिस्से का हमने एक वंश पढ़ लिया। कुछ इतिहासकार इसको, इस बहुबाण वंश को चाहूबाण वंश भी कहते हैं। आरजी भंडारकर जैसे जो इतिहासकार रहे हैं उससे उन्होंने ये तुलना करी है। तो पेपर में कैसे भी आ सकता है। तो ये हमने पहला राजवंश यहाँ पर देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब दूसरा हमें राजवंश पढ़ना है जो गढ़वाल के क्षेत्र में इस कालखंड में हमें देखने को मिलेगा। तो वो होगा पश्चिमी क्षेत्र में सिरमौर के राणा देवपाल का राज्य। तो ये हमारा दूसरा, उसी पश्चिमी हिस्से में हमें ये वंश देखने को मिलता है। इसको हमें थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ये है क्या, और उसी तरीके से हमें इसको देखना होगा। देखें, ये जो एक नाम है सिरमौर, देखें अगर हम भारत के मैप को देखें, कुछ लोगों को ये जो भारत के भूगोल वाली वीडियो, जिन्होंने उत्तराखंड के भूगोल वाली वीडियो जिन्होंने देखी होगी, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर हम ये मैप देखें तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो ये उत्तराखंड का मैप होगा। ये जो हिस्सा है ये हमारे हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो उत्तराखंड का जो पश्चिमी बॉर्डर है वो सीधे सीधे हमारे हिमाचल प्रदेश से मिलता है। तो इतिहास में जो ये हिमाचल प्रदेश का रीजन है जिसको हम कहते हैं सिरमौर क्षेत्र, सिरमौर जिला जो है वहाँ का, उसके जो शासक रहे हैं उनके साथ पश्चिमी गढ़वाल के क्षेत्रीय राज्यों का अपना संपर्क रहा है, युद्ध हुए हैं। हिमाचल के अधीन उत्तराखंड का पश्चिमी हिस्सा भी कभी रहा है। कभी उत्तराखंड के शासकों ने सिरमौर के शासकों को भी
परेशान किया है, उनके रीजन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है। तो ये हमेशा से सिरमौर वाला रीजन एक महत्वपूर्ण उत्तराखंड के इतिहास में रहे हैं, छुटपुट ही सही, लेकिन वो आते रहे हैं। जगत प्रकाश का नाम आएगा, अभी तो हम केवल राणा देवपाल को देख रहे हैं। तो ये सिरमौर के राणा देवपाल का एक साम्राज्य होता था, सिरमौर के वो शासक होते थे। इसमें ये जानकारी हमें कैसे पता चलती है कि उत्तराखंड के पश्चिमी यमुना नदी वाला आसपास जो रीजन था वो इनके अधीन था, तो उसकी जानकारी हमें मिलती है बलवन के समय। एक पुस्तक लिखी गई थी, मतलब बलवन के ही कालखंड को वो जोड़ती है, उसके पहले भी कुछ चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं, और वो लेखक हैं एक दिल्ली सल्तनत की। जब हम बात करेंगे वहाँ से ये कहानी जुड़ती है इस राज्य के सिरमौर के शासक की, कि एक पुस्तक है तबकात ए नासिरी। इस पुस्तक के रचयिता हैं, नाम थोड़ा लंबा है, मिन्हास उस सिराज। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए। तो तबकात ए नासिरी पुस्तक में जो मिन्हास उस सिराज कहता है कि जब बलवन के विरोधियों को इस सिरमौर के शासक देवपाल ने शरण दी थी, तो उससे बदला लेने के लिए बलवन ने पहली बार इस हिमाचल के इस सिरमौर क्षेत्र में, इस पर्वतीय क्षेत्र पर हमला किया था। और वहाँ के दो जो हमारे दुर्ग थे, एक का नाम था संतूरगढ़ और दूसरे का सिरमौरगढ़। ये दो गढ़ थे, दुर्ग थे इस राज्य के। इन दो दुर्गों पर उसके द्वारा बहुत तगड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो संतूरगढ़ अब दिल्ली सल्तनत के पास चला जाता है। सिरमौर का जो हिस्सा है, सिरमौर वाला जो हिस्सा था ये तो हमारा हिमाचल वाले रीजन में आज है, लेकिन ये संतूरगढ़ का जो रीजन था, इस पर हमें ये जानकारी मिलती है कि जब आईने अकबरी पुस्तक एक लिखी गई अकबर के काल में, आईने अकबरी पुस्तक लिखी गई अकबर के काल में, तो उसमें ये कहा कि इस संतूरगढ़ पर एक श्रीनगर के शासक का नियंत्रण रहा है। तो वो पवार वंश का शासक था। तो कुल मिलाकर ये है कि उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से में हमने एक चक्रा का बहुबाण वंश देख लिया, और उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि इस रीजन में एक दूसरा शासक भी है जो सिरमौर का शासक है, जिसका हिस्सा दिल्ली सल्तनत के आक्रमण से बहुत प्रभावित रहा। क्योंकि उत्तराखंड का पश्चिमी हिस्सा उसी के राज्य के अंतर्गत आता था, तो यहाँ पर भी वही दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहे उसने हमले करवाए। बाद में वो हिस्सा हम देखते हैं अकबर के समय तक वो पुनः श्रीनगर के शासक के अधीन आ जाता है। तो इतना हमने इस बारे में थोड़ा पढ़ लिया, ये हमें बिल्कुल, ये जानकारी हमें आगे मदद करेगी। अब हम इस क्षेत्र में अपना तीसरा राजवंश देखेंगे। और ये बहुत परिचित नाम होगा, इसको अभी हमने कार्तिकेयपुर राजवंश के समय भी, जो 9वीं सदी में जो महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हुई थी उसमें भी हमने हल्का सा पढ़ा था। तो वो जो राजवंश है वो राजवंश है हमारा ये है चांदपुरगढ़ी का परमार राजवंश। हमने देखा था कि 888 ईस्वी में नाम आएगा कनकपाल का, जिसने इस
परमार वंश की स्थापना करी थी चांदपुर गढ़ी में। और इस समय के आसपास क्या था, वैसे तो हम बहुत, ये जो हमारी 13वीं-14वीं सदी है वहाँ पर हम देखेंगे कि गढ़वाल के हिस्से में हमें ख़ास तौर से मध्य गढ़वाल, पश्चिम गढ़वाल का जो हिस्सा रहा है वहाँ पर 52 गढ़, ये संख्या अलग अलग स्रोतों में अलग है, लेकिन सर्वमान्य तथ्य यही है कि यहाँ पर 52 गढ़ उस समय हो गए थे। और इन 52 गढ़ों की अपनी अलग कहानी है, इस समय हम देख सकते हैं इसी समय का कालखंड। और उसमें धीरे धीरे चांदपुर गढ़ी जो है वो अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है। तो अभी वो उस तरीके से वो स्थापित नहीं हुआ है, अभी भी वो एक, शुरू में हमने देखा था, जो हमने कार्तिकेय पुराण वर्जन देखा था, तो उस समय हमने पाया था कि जो हमारा परमार वंश था वो भी सामंत के रूप में अवस्थित था। लेकिन जब कार्तिकेयपुर राजाओं ने अपनी राजधानी बैद्यनाथ घाटी में स्थापित करी तो उसके पीछे एक कारण ये भी था कि जो परमार शासक थे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी, आसपास के गढ़ों को जीतना भी शुरू कर दिया था। क्योंकि ये जो 52 गढ़ थे उस समय, ये अपने आप में उस समय जो आज के परगने कहे जाते हैं, ये उस समय कई मंडल हुआ करते थे, अलग अलग मंडल में अलग अलग दुर्ग थे। उन्हीं दुर्गों पर नियंत्रण किसी राजा का होता था, उनके अधीन कई सारी पट्टियाँ होती थी पर्वतीय क्षेत्र में। तो इस तरीके से वो साम्राज्य बना होता था छोटा छोटा। हर गढ़ जो है वो दूसरे गढ़ को अपने अधीन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कालखंड में हो नहीं पाता है। और फिर आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि एक शासक आएगा, बहुत फेमस नाम है गढ़वाल के इतिहास में, अजयपाल, जो इन 52 गढ़ों को जीत कर एक छत्र पवार राजवंश की स्थापना करेगा। तो अभी तो बहुराजकता का दौर है, अभी वो स्थिति नहीं बनी है। 52 गढ़ हैं। दक्षिण पश्चिम के हिस्से में हमने सिरमौर और एक चक्रा राजवंश देख ही लिया है। अब हम गढ़वाल के इस वाले हिस्से को भी देख रहे हैं, जिसमें हमने पाया कि गढ़वाल में 52 गढ़ों का एक शासन देखने को मिलेगा। तो अजयपाल है, उससे पहले हम देखेंगे एक जगतपाल शासक आएगा, उसने भी इन गढ़ों पर धीरे धीरे पकड़ बनानी शुरू कर दी, लेकिन उसका जो केंद्र बिंदु रहा वो यही चांदपुर गढ़ी रही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इनको हम देख लेते हैं। तो ये बहुराजकता का जो वंश दौर था उत्तराखंड में, तकरीबन 300 सालों तक, ये 1000 ईस्वी के बाद उसमें ये दूसरा नाम हमें देखने को मिलेगा। अब जो चांदपुर गढ़ी रहती है, उसके जो शासक रहते हैं, अब वो उस तरीके से केवल कार्तिकेयपुर राजवंश के अधीनस्थ सामंत के रूप में नहीं रहते हैं, अब वो धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। और हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में, जब हम पूरा पवार वंश को समझना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर हम देख पाएंगे कि किस तरीके से इन 52 गढ़ों को जीतने के बाद 14वीं-15वीं सदी के बाद गढ़वाल का इतिहास एक नए दिशा में आगे बढ़ता है। तो खैर यहाँ पर बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ मैंने बता दिया। अब हम चलेंगे गढ़वाल में, जो नया बहुराजकता के अंतर्गत राज्य देखने को मिलेगा वो एक छोटा सा राज्य है, उसका नाम हमें पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं तो ये है हमारे गढ़वाल का एक उस समय का, उस दौर का एक महत्वपूर्ण नाम, जिसका नाम है मणदेव का राजवंश। तो ये जो है ये राजवंश जहाँ अवस्थित था, मणदेव का राजवंश, ये मंदाकिनी नदी घाटी के आसपास कहीं अवस्थित था। तो ये नाम हमें इस समय के दौर में पता होने चाहिए। तो गढ़वाल का हमने ये एक राजनीतिक परिस्थिति हमने समझ ली। तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि
कि अगर हम ये देखें, इसको हम साइड से समझ सकते हैं कि अगर हम ये देखें कि हमारा ये जो कार्तिकेयपुर राज्य था, इस कार्तिकेयपुर राजवंश के अवसान हो रहा था, उस समय गढ़वाल में हमें 3 शासक देखने को मिलते हैं। एक चक्रा का बहुबाण वंश, दूसरा सिरमौर राज्य के अधीन कुछ हिस्सा देखने को मिलता है, कुछ भाग इसका जाता है, और तीसरा हमारा चांदपुरगढ़ी का परमार वंश तो देखने को मिल ही रहा है 9वीं सदी से, और तीसरा है मणदेव का शासन जो कि मंदाकिनी घाटी में देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारे ये 700 से 1000 ईस्वी, और उसके बाद कुछ हमें कार्तिकेयपुर बैद्यनाथ घाटी में चीज़ें दिखेंगी, लेकिन ये हमारा कुल समय देखा जाएगा 1050 से चांदपुरगढ़ी जब तक 52 गढ़ जीते नहीं गए हैं, हम इसको समझ सकते हैं ये हमारी 15वीं सदी के आसपास से पहले का जो समय है वो है, 14वीं सदी के आसपास का जो समय है वो है। तो ये हमने गढ़वाल के जो समय रहा होगा, जो गढ़वाल की स्थिति रही होगी, उसको एक बार समझ लिया है। तो अब हम यहाँ से अब कुमाऊँ वाले रीजन को समझेंगे कि कुमाऊँ में किस तरीके से बहुराजकता देखने को मिली है और वो कहीं ज़्यादा रही है। गढ़वाल में तो बहुराजकता का दौर मुश्किल से 200 वर्षों के आसपास ही हम देख सकते हैं। एक चक्रा का बहुबाण वंश, सिरमौर वंश रहा, मणदेव का शासन रहा, और इस पर बहुत तेजी से 52 गढ़ों को जीतते हुए अजयपाल आ जाता है। तो बहुराजकता का दौर यहाँ तो कम रहा, लेकिन जब हम कुमाऊँ को देखेंगे तो वहाँ हमें जो नंबर ऑफ एम्पायर हैं वो ज़्यादा दिखेंगे इस खंड समय, और दूसरा जो उनका टाइम पीरियड है वो भी ज़्यादा दिखेगा। तो ये हमें समझना है कि कुमाऊँ में जो बहुराजकता रही है वो गढ़वाल की तुलना में इस 300 वर्षों में 1000 ईस्वी के बाद के 300 वर्षों में कहीं ज़्यादा रही है। तो वो किस तरीके से ज़्यादा रही है, कौन से नाम रहे हैं, वो हम देखते हैं, और वो ज़रूरी है अगले कत्यूरी वंश के बारे में पढ़ने के लिए और चंद्रवंश के बारे में हमें पढ़ने के लिए। तो वो सेगमेंट हमें अच्छे से समझना है। तो अब हम चलते हैं कुमाऊँ वाले रीजन की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो ये कुमाऊँ का रीजन है, देखिए वास्तविकता ये है कि अभी गढ़वाल और कुमाऊँ नाम सामने नहीं आए हैं, ये नाम नहीं हैं अभी। उस समय केदारखंड, मानसखंड या कूर्मांचल, कूर्म पर्वत के नाम पर फिर कुमाऊँ, और तब बना हमारा मतलब कूर्मांचल और कुमाऊँ फिर आया। वो एक सीक्वेंस है, वो कभी हम अलग से उसको देखेंगे। अभी ये सब वही केदारखंड, मानसखंड के हिसाब से आप देखें, वो मैं नाम बोल रहा हूँ कुमाऊँ गढ़वाल आज के संदर्भ में, लेकिन उस समय 12वीं 13वीं सदी के आसपास अभी वो उस रूप में स्थापित नहीं हुआ है, वो उस रूप में वो साहित्यिक स्रोतों में नहीं दिखता है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो कुमाऊँ का एक संदर्भ देखना है, उसमें पहला जो हम देखेंगे वो है कत्यूर घाटी में, जो हमारा बैद्यनाथ के आसपास का रीजन है, कत्यूर घाटी में हमारा कत्यूरी राजवंश।
और ख़ास तौर से इसे लिखने का तरीका है कत्यूरी या कत्यूरी, तथाकथित कत्यूरी राजवंश। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश में एक समानता मानने का जो भ्रम था उसको हमने दूर करा और ये समझा कि कार्तिकेयपुर राजवंश अलग है, कत्यूरी राजवंश अलग है। और वास्तव में कत्यूरी तो लोक गाथाओं में नाम कहीं आता है, तो कत्यूरी नाम नहीं है, वो भी नाम जो है वो कतियूरी है। तो ये इसका प्रॉपर नाम है, लेकिन कई पुस्तकों में कई इतिहासकार इसे कत्यूरी लिखते हैं, तो हम भी कत्यूरी ही लिखेंगे। तो कत्यूर घाटी का जो कत्यूरी राजवंश था वो इस दौर में कुमाऊं में देखने को मिलता है। तो ये क्या है, तो ये मुख्य रूप से इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो इसको भी मैंने बताया भी था कि ये जो हमारा कार्तिकेयपुर की स्थानांतरित राजधानी थी बैद्यनाथ, इस बैद्यनाथ राजधानी में जो शासक रहे वो जब उनका साम्राज्य अवसान की तरफ चला गया तो उन्हीं के राज्य के खंडहरों पर कत्यूर वंश का शासन स्थापित हुआ। तो पहले हमने देखा कि जो कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी वो कत्यूरी थी। सुभिक्ष राजदेव के बाद वो स्थानीय बैद्यनाथ चली जाती है और वहाँ पर हमें अलग अलग स्रोतों से लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवनपाल देव जैसे कुछ शासकों के नाम दिखते हैं। बाद में जो लिस्ट वहाँ पर दिखती है वो कार्तिकेयपुर राज्य के राजाओं की ना होकर वो कत्यूरी वंश के राजाओं की मानी जाती है। कई इतिहासकार इसको इसी रूप में देखते हैं। तो हम समझेंगे कि कत्यूरी वंश का शासन इन्हीं राजाओं के खंडहरों पर कुमाऊं में निर्मित होता है। कत्यूरी वंश है, महत्वपूर्ण वंश है, इसको हम अलग से डिटेल में अपने एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम बहुराजकता के अंतर्गत जो राजवंश रहे हैं उनके नाम, उनसे जुड़े कुछ बहुत बेसिक बातें यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमारा कत्यूर घाटी का कत्यूरी राजवंश है जो स्थापित होता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के इस रीजन में। और मुख्य रूप से ये वंश जो है वो हमारे जागरों में भी इसका नाम आता है। इसके संस्थापक के तौर पर हम बस एक नाम देख लेते हैं अभी, जिसका नाम है अशांति देव। तो ये नाम जरूर हमें याद रखना है, इसको इसका संस्थापक माना जाता है। दूसरा ये है कि इसमें कई ऐसे नाम हैं जैसे पीथम देव हैं, ब्रह्मदेव हैं। तो ये कुछ राजा हैं कत्यूरियों के जो इस कालखंड में बहुत अच्छे से चर्चित नाम रहेंगे, तो उसको हम अलग से देखेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि कुमाऊं में एक जो हमारा अच्छा एक वंश देखने को मिलता है, कत्यूरियों को देखने को मिलता है, जो अपने पूर्ववर्ती कार्तिकेयपुर शासकों के स्थानांतरित राजधानी जो थी उसके जो शासक थे, जब वो उनकी शक्ति अवसान की तरफ चली गई तो उनके राज्य के खंडहरों पर इस कत्यूरी शासन की स्थापना हुई। इसके संस्थापक अशांति देव थे और इनके जो राजा हैं पीतम देव, धामदेव और ब्रह्मदेव, उनके बारे में हम कई जानकारी अपने उस वीडियो में देखेंगे जिसमें हम कत्यूरी राजवंश के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये हमारा बहुराजकता के अंतर्गत कुमाऊं रीजन में पहला एक राज्य रहा है। अब हम आगे देखते हैं।
तो आगे हम अपना जो नया राजवंश देखेंगे वो है, उसका नाम हम देख सकते हैं। चूँकि कुमाऊँ के रीजन में बहुत सारे हमें ये कहा जा सकता है कि मंडल थे, परगने थे। अब उसी में से दानपुर जो परगना था वहाँ पर एक तो जो दानपुर परगना था वहाँ पर हमें एक खस राजा का शासन देखने को मिलता है। दानपुर परगना में खस शासक का शासन एक हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक दूसरा राजवंश हो जाएगा। इसके अलावा गंगोली घाट वाले रीजन में, गंगोली घाट के रीजन में हमें जो नाम देखने को मिलता है, ये हम यहाँ समझेंगे कि हमारा जो गंगोली घाट वाला रीजन है वहाँ पर मड़कोट राज्य देखने को मिलेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण राज्य है और इसमें हम कुछ ज़रूरी बातें जो इसमें आगे के हम इतिहास को देखेंगे, ख़ास तौर से चंदों का इतिहास, तो वहाँ पर इस राज्य वंश से जुड़े हुए कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, तो उनको हम वहीं पर समझ लेंगे। तो अभी तक हमारा जो स्थितियाँ बनी हैं वो 3 राजवंश हमने छोटे छोटे देख लिए। इसके बाद हमें ये समझना है कि एक चंपावत का रीजन था, वहाँ पर हमें ये नाम देखने होंगे, काली कुमाऊँ। ये चंपावत के आसपास का रीजन है, लोहाघाट के आसपास का रीजन। वहाँ पर भी हमें एक खस राजा उस समय शासन करता था। तो ये बहुराजकता के दौर में हम कुछ नाम देख ले रहे हैं ताकि इस सेगमेंट से जुड़ा हमारा जो फैक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये 4 नाम हमने देखे। इसके अलावा 5वां नाम बहुत ज़रूरी है, वो है कमादेश। ये भी इसी काली कुमाऊँ वाले क्षेत्र के अंतर्गत स्थित था। इस कमादेश का जो शासक था उसके बारे में जानकारी ये मिलती है कि जब नेपाल का अशोक चल शासक था, उसने उत्तराखंड के हिस्से में आक्रमण किया तो कमादेश पर उसने भी नियंत्रण करा था। कमादेश की जो भूमि थी वो उसके अधीन चली गई थी। वैसे कुमाऊँ गढ़वाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके अधीन चला गया था, लेकिन अशोक चल का जो उसका एक अधीनस्थ कर्मचारी था, सेनापति था, उसने मुख्य रूप से इस कमादेश वाले शासन को अपने अधीन रखा और कुल मिलाकर उसने इस रीजन में शासन किया था। इसकी जानकारी हमें, जो वो शासक था जिसने यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया था, तो वो था अशोक चल ने जब हमला किया इस कमादेश पर, तो अशोक चल का जो सेनापति था पराक्रम सिंह, इसका दस्तावेज यहाँ से मिलते हैं और बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो कुमाऊँ के इतिहास में चंदों के उभार से पहले हमें कुछ ये राजवंश देखने को मिलते हैं। तो एक तो हमारा कत्यूरी राजवंश वाला रीजन है, उसको हमने देख ही रखा है। उसके अलावा जो ये हिस्सा है ये भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये 4-5 जो नाम हैं इनको हमें इसी तरह से देख लेना है। कमादेश से संबंधित जो ज़रूरी फैक्ट हैं भी आगे भी हम देखेंगे जब हम अशोक चल के आक्रमण को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 3-4 नाम हमने देख लिए। अब अगला जो कुमाऊँ में जो मुख्य रूप से जो हिस्सा देखने को मिलेगा वो है चंपावत वाले रीजन को हम देखेंगे सही से। तो चंपावत वाले रीजन में इस समय हमें
काली नदी के आसपास जो एक साम्राज्य मिलता है वो मिलता है चंद्र शासकों का साम्राज्य मिलता है। इन शासकों के हिस्से का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो मिथकों पर भी आधारित है, लेकिन इन्होंने जब अपनी राजधानी चंपावत रखी तो वहाँ पर हमें मिथकों में अगर देखेंगे तो इसके संस्थापक को लोग सोमचंद्र मानते हैं, लेकिन जो चंपावत जब इन्होंने राजधानी इनकी थी शुरू की तो वहाँ पर जो पहला ऐतिहासिक राजा माना जाता है चंद्रवंश से जुड़ा वो रहा है थोहर चंद्र। लेकिन थोहर चंद से पहले भी इस राजवंश के कई शासकों के नाम हैं, उसमें सबसे पहले सोमचंद्र के रूप में हम देखते हैं। जब इन्होंने राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी तो वहाँ पर भी हमें इनके इतिहास का एक अलग मोड़ देखने को मिलेगा। तो इसको हम कुमाऊँ के इतिहास में ख़ास तौर से 14वीं-15वीं सदी के बाद बहुत डिटेल में हम देखेंगे और उनका दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल से क्या रिश्ते रहे हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ पर ये है कि बहुराजकता के दौर में चंपावत रीजन में इस वंश के उभार को हम देख सकते हैं। तो ये हमारा चंपावत में जो चंद्र शासन है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो अभी तक जो हमने समझा वो ये है कि ये अलग अलग राजवंश अलग अलग हिस्सों में हमें दिख रहे हैं, लेकिन अब जो ये समय आता है जो हम कह सकते हैं कि जब कुमाऊँ में कत्यूरी शासन की शक्ति क्षीण होती है तो इनकी शाखाएं, इसी कत्यूरी शाखाएं उत्तराखंड व नेपाल और उसमें भी काफ़ी अच्छे तौर पर हम समझें तो पश्चिमी नेपाल के हिस्सों में शासन करने लगती हैं। तो ये समझें, कत्यूरी शासन की शक्ति अपने चरम पर पहुंचने के बाद जब वो अवसान की तरफ जाती है, जब वो शक्ति क्षीण होने लगती है तो फिर कत्यूरी अलग अलग शाखाओं में बट जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में फिर वो अलग अलग नामों से शासन करने लगते हैं। और फिर हम देखेंगे कि बहुराजकता अपने चरम पर कुमाऊँ में देखने लगती है। बाद में इन्हीं कत्यूरी की शाखाओं को चंद अपने अधीन करते हैं और कुमाऊँ में एक छत्र शासन की स्थापना उनके द्वारा की जाती है। तो ये अलग अलग शाखाएं जो थीं कुमाऊँ में, जो मानस खंड की जो भूमि थी उसमें जो ये कत्यूरियों की शक्ति क्षीण होती है और फिर अलग अलग शाखाएं उनकी बनती हैं, तो उसमें बहुत सारे नाम हैं जो हमें देखने होंगे। तो उसमें पहला नाम आ जाएगा बैद्यनाथ के कत्यूरियों की जो शाखा है, बैद्यनाथ कत्यूरी शाखा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा थी। दरअसल ये जो बैद्यनाथ की कत्यूरी शाखा थी ये हमारे जो 14वीं-15वीं सदी के आसपास की चीज़ें थीं, वहाँ पर ये लोग शासन करते थे। रणचूला कोट इनकी राजधानी हुआ करती थी उस समय। जब हम कत्यूरी शासन को देखेंगे तब भी हम समझेंगे। तो ये जो है इसको हम समझ सकते हैं, ये दानापुर मंडल जो है उसके अधीन का एक क्षेत्र रहा होता था इनके अधीन। ये मुख्य रूप से कत्यूरियों की शक्ति जब क्षीण होती है तो उसके बाद जो ये शाखा निर्मित होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो दानपुर मंडल रहा है इसमें ये इनका शासन था। और जब बाद में हम देखेंगे कि बाद में जो अजयपाल आएगा, अजयपाल वो अपने कई अभियानों से
इस शाखा पर के जो ये दानपुर मंडल का क्षेत्र है, जो गढ़वाल से लगा हुआ हिस्सा था, उस पर नियंत्रण कर लेगा और फिर बाद में जब यहाँ पर चंद्र उभार देखने को मिलेगा तो पुनः ये मंडल जो है वो कुमाऊं के हिस्से में आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि बैद्यनाथ की कत्यूरी शाखा पर अजय पाल के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, लेकिन वो नियंत्रण अस्थायी रहता है। बाद में ये जो है वो परमार राजवंश की जो सीमा थी उससे निकलकर फिर वापस वो चंदों के अधीन आती है। तो ये पहली शाखा हम देख रहे हैं कत्यूरियों की। कत्यूरी वंश के शक्ति के क्षीण होने के बाद कुमाऊं में जो देखने को मिली, तो ये पहली हमारी शाखा थी, इसको हमने पढ़ा। अब दूसरी शाखा का जो नाम है वो है इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि कत्यूरी शाखाएं, तो इसमें सबसे पहला है बैद्यनाथ कत्यूरी। उसके बाद जो दूसरा नाम आएगा वो आएगा जो हमारा पिथौरागढ़ का रीजन है, वहाँ के जो उत्तरी हिस्से हैं उसको, जिसको हम कहते हैं सीरा, उसको सीरा कहा जाता है। तो इस सीरा वाले क्षेत्र में एक मल्ल राजाओं का शासन होता था। ये मूलतः नेपाल के ही थे। तो नेपाल में जो हमारा ये सीरा में जो कत्यूरियों की शाखा थी, उनके राजाओं के नाम अंत में मल करके होते थे। तो ये हमारा सीरा वाला रीजन रहेगा। तो ये हम मल वाले हिस्से के रूप में इसको मान सकते हैं। ये सीरा हो गया। इसके अलावा हम फिर इसी तरीके से इस मल्ल शासक के बाद हम देखेंगे तो पिथौरागढ़ में ही हमें जो नाम देखने को मिलेगा वो मिलेगा सोर घाटी। तो ये सीरा घाटी एक तरह से है, ये जहाँ पर मल्ल राजाओं का शासन होता था, जो कत्यूरियों की ही एक शाखा थी। इसके अलावा सोर घाटी है, जहाँ पर हमें, जिसको हम पिथौरागढ़ कह सकते हैं, जो शहर है उसको हम कहा जाता है सोर घाटी। तो वहाँ पर हमें जो राजा देखने को मिलते हैं उनके नाम के अंत में बम लगा होता है, विजय बम इस तरह का नाम रहता है। तो वहाँ पर सोर घाटी में इन बम नामक कत्यूरियों की एक शाखा शासन करती है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे हमारे अल्मोड़ा में द्वाराहाट के आसपास जो है वो जिन शासकों का एक जो शासन होता है उसको हम पाली पछाऊ की शाखा कहते हैं। पाली पछाऊ राजाओं की शाखा द्वाराहाट वाले रीजन में कत्यूरियों की परवर्ती शाखा के रूप में अवस्थित है। ये सारे नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न के रूप में हो सकते हैं कि सोर वैली जो थी वो वहाँ पर कौन से राजा शासन करते थे। तो मल्ल राजा, बम राजा या रजबार राजा, इस तरह के नाम आ सकते हैं। तो ये द्वाराहाट वाला रीजन है जहाँ पर पाली पछाऊओं की एक शाखा काम करती थी। अब दूसरी हम देखेंगे वो है अस्कोट, अस्कोटी राजा, जिनको हम ये भी हमारे कत्यूरी शाखा ही थी, जिसको रजबार कहा जाता था। तो अस्कोट वाले रीजन में जो कत्यूरियों की शाखा काम करती थी, शासन करती थी, तो उसको रजबार कहा गया है। तो ये हमें कुछ नाम देखने को मिल रहे हैं। तो सीरा घाटी देख ली हमने, कत्यूर बैद्यनाथ घाटी देख ली, सोर घाटी देख ली, और इसके साथ साथ हमने पाली पछाऊ का रीजन देख लिया, द्वाराहाट वाले रीजन में है, रजबार शासक देख लिए। एक जो महत्वपूर्ण नाम हमें देखना है, कत्यूरियों की ही वो शाखा मानी जा सकती है जिसका पश्चिम नेपाल पर नियंत्रण था,
पश्चिमी नेपाल, जिसको डोटी का क्षेत्र कहा जाता है, डोटी के मल्ल राजा हुआ करते थे, उनका शासन होता था। तो इसी डोटी के राजाओं की ये जो शाखाएं थी वो सीरा और सोर घाटी में देखने को मिलती है। ये भी कत्यूरियों के ही शाखाएं मानी जाती हैं। तो ये वो नाम हमने देख लिए जो कत्यूरी शाखाएं परवर्ती काल में उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में बहुराजकता के समय अलग अलग हिस्सों में हमें दिखाई देती हैं। अब हम देखेंगे एक दो और नाम हैं, उनको हमें जोड़ देना चाहिए। तो ले इसको अगर हम देखें तो हमारा जो काली कुमाऊं का क्षेत्र है, काली कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहां पर हमें एक लोहा घाट के आसपास का जो रीजन है, लोहा घाट के आसपास का रीजन, वहां पर एक राज्य का नाम आता है सुई राज्य। तो ये भी राज्य जो है इसी बहुराजकता के समय हमें चंपावत के रीजन में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बहुराजकता का समय उत्तराखंड में देखने को मिला वो क्या रहा। तो इसको हम अगर एक टेबल पर समझने की कोशिश करें, जो मैं बताता हूँ ताकि चीज़ें याद रहें, तो वो कुछ ऐसे हो सकती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ग्यारहवीं सदी से 14वीं व 15वीं सदी के आसपास का समय हम इसको सीधे सीधे मान सकते हैं। तो ये हम जो अभी तक जो हमने पिछले कुछ मिनटों में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम यहाँ कंक्लूड करते हुए आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो उसको मैं अगर देखूँ तो ये हमारा बहुराजकता का काल था। तो यहाँ पर पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि कार्तिकेयपुर वंश का अवसान हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें गढ़वाल रीजन में, गढ़वाल क्षेत्र में जो हमें अलग अलग वंश देखने को मिलेंगे, उसमें जो एक नाम आएगा वो नाम है, पूरी टेबल हमें पता होनी चाहिए। सबसे पश्चिम वाले हिस्से में हम देख लेंगे, जिसको अभी हमने पहले देखा, एक चक्रा का बहुबाणवंश। दूसरा हमने सिरमौर साम्राज्य का जो पूर्वी विस्तार था उस समय देवपाल शासक के अधीन वो उत्तराखंड की सीमा के भीतर तक आ चुका था, उसको हमने देख लिया। इसके अलावा हमने चांदपुर गढ़ी का परमार वंश किस तरीके से अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, 52 गढ़ से अधिक वहाँ पर विखंडित क्षेत्रीय ताकतें उभर चुकी हैं, उनको किस तरीके से आपस में लड़ते हुए जो हम चीज़ें हैं वो आगे हम देखेंगे। अभी हम बस इतना समझें कि यही 52 गढ़ रहे जिनमें चांदपुर गढ़ी नाम का जो वंश था कनकपाल के द्वारा स्थापित, उसकी शक्ति बहुत तगड़ी हो चुकी थी। इसके अलावा हमें मंदाकिनी घाटी में
मंदाकिनी घाटी में जो मणदेव का शासन मिलता है, मणदेव का शासन, वो भी एक महत्वपूर्ण शासन है, वो भी एक महत्वपूर्ण राजा हुआ करता था। तो ये हमने गढ़वाल वाले रीजन को यहाँ पर देख लिया। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे। दूसरा तरफ जो हमें देखना है वो है कुमाऊं में। तो कुमाऊं में जो बहुराजकता का टाइम पीरियड है और संख्या है अलग राज्यों की, वो ज़्यादा है किसके, गढ़वाल की तुलना में। तो गढ़वाल में भी ज़्यादा है लेकिन वो उतनी अधिक नहीं है जितनी कुमाऊं में है। उसको हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 1 2 3 4, ये 4 हैं, 1 2 और छोटे राज्य हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम कुमाऊं की बात करें तो उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें कत्यूरी शासन देखने को मिलता है बैद्यनाथ घाटी में। इसके साथ साथ हमें दानपुर का खस राजा वो हमें दिखाई देता है। मणकोट कोटी राज्य जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें चंपावत वाले रीजन में, चंपावत में हमें चंद्रवंश का शासन देखने को, चंद्रवंश का शासन देखने को मिलता है। इस समय पर जो मिथकीय हो या कुछ भी हो शुरू में, लेकिन है इस समय चंद्रवंशों ने अपनी छोटी सी राजधानी वहाँ पर बना रखी है चंपावत में। इसके अलावा कत्यूरी अवसान के बाद जो कत्यूरी राजाओं से जुड़ी अन्य शाखाएं थी वो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हमें दिखने को मिलती है। उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसमें जो पहला नाम हमने अभी देखा था वो है बैद्यनाथ की कत्यूरी शाखा, बैद्यनाथ कत्यूरी शाखा, सीरा के मल्ल राजा, सोर घाटी के बम राजा, डोटी के मल्ल राजा, ये नेपाल का पश्चिमी हिस्सा है। इसके साथ साथ अस्कोट के रजबार राजा। इसके अलावा ये नाम मैं पहले बता दिया है, बस मैं यहाँ पर थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ। तो अस्कोट के रजबार राजा। इसके अलावा द्वाराहाट का वाला जो रीजन है, द्वाराहाट वाला रीजन, वहाँ पर पाली पछाऊं नाम का शासक शासन करता था, ऐसी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसी कुमाऊं के रीजन में जो काली कुमाऊं का रीजन है, काली कुमाऊं का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हमें जो लोहा घाट का रीजन है वहाँ पर हमें सुई राज्य के बारे में हमने थोड़ी एक चर्चा की थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो बहुराजकता का समय उत्तराखंड में रहा था उसमें जो पूरा चार्ट है हम देख सकते हैं कि कितने राजवंश अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब होगा क्या कि इस समय के बाद, इतने समय के बाद होगा क्या कि ये जो चांदपुर गढ़ी है इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, शक्ति इसकी बढ़ेगी और ये जो परमार वंश है या पमार वंश है वो गढ़वाल का शक्तिशाली एक छत्र शासन बना देगा। बहुत बड़े हिस्से में, कुछ हिस्से अभी छूटे रहेंगे लेकिन इसका एक छत्र शासन बन जाएगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि परवर्ती कालों में जो हमें चंदों का जो शासन है वो देखने को मिलेगा और फिर ये हमारा कुमाऊं में एक छत्र
शासन बन जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पर देख लिया, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा होता है इसको समझने का। अब यहीं पर जुड़ी हुई दो अन्य बातें हैं, उसको भी हम समझते हैं, तो ये पूरा टाइम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मैप बहुत ज़रूरी है, ये फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, इन 300 सालों के चीज़ों को समझने के लिए, और ये सारे नाम जो हैं ये भी पता होने चाहिए। तो अब आगे हम देखते हैं। तो इसी समय उत्तराखंड में एक और घटना होती है जिसको कहते हैं उत्तराखंड में अशोक चल का आक्रमण। तो ये हमारा एक हिस्सा है जिसमें हम उत्तराखंड में अशोक चल का जो आक्रमण हुआ था उसको हम देखेंगे। अब ये क्या है, इसको हम देखते हैं। देखें, जो हमारा उत्तराखंड है, जो ये बहुराजकता का काल रहा है, तो इस समय केंद्रीय शक्ति है नहीं, कार्तिकेयपुर राजवंश अपने अवसान की तरफ है और कत्यूरी अब धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। तो वही अवसर है कि हमारा जो अशोक चल और क्रांचल देव, ये दो नेपाल के डोटी के राजा थे, उनके हमले होते हैं। तो उसमें जो जानकारी का स्रोत है वो है गोपेश्वर प्लस बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख। इससे जानकारी मिलती है अशोक चल के हमले की। इसके अलावा हमें बोध गया, जो कि बिहार में है, जो बोध गया जो रीजन है हमारा, वहाँ पर हमें जो जानकारी मिलती है वो ये है कि यहाँ पर कुछ हमें शिलालेख मिले हैं। ये शिलालेख जो हमें जानकारी देते हैं वो ये देते हैं कि अशोक चल तथा उसका सेनापति पराक्रम सिंह ने मुख्य रूप से जो कमा देश, जिसके बारे में हमने गढ़वाल वाले रीजन में देखा था, कुमाऊं वाले रीजन में देखा था, जो ये कमा देश है, यहाँ पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि गढ़वाल कुमाऊं के बहुत बड़े हिस्से पर, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये छोटा हिस्सा था नेपाल से सटा हुआ, सिर्फ वहीं पर हमले हुए थे। तो कुल मिलाकर ये है कि दो जगहों से इसके जानकारी का स्रोत हमें मिलता है। इनके जो हमले हुए अशोक चल के, वो सन अगर देखें तो एक है 1191 ईस्वी में और दूसरा है 1209 ईस्वी में। तो ये दो सन हमें याद रखते हैं जब अशोक चल ने उत्तराखंड की भूमि पर हमला किया था। इसमें हम जो मुख्य फैक्ट थे वो यही सब हैं। बहुत डिटेल में इससे जुड़ी हुई चीज़ों को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर हम देखें तो दूसरा हम इसमें नाम आता है क्रांचल देव। इसका भी हमें हमला देखने को मिलता है। इसमें हम सिर्फ सन देख लें तो ये जो टाइम है वो है 1223 ईस्वी के आसपास का। तो ये इसी समय के दो घटनाएं रही हैं जो महत्वपूर्ण हैं समझने के हिसाब से, तो वो बता दी गई। अब हम देखेंगे इस समय
एक और घटना घटित होती है जो महत्वपूर्ण है समझने के दृष्टिकोण से। देखिए, भारत पर दो जो हमले रहे हैं। देखिए, चंगेज़ खान ने भारत पर कभी हमला नहीं किया था। वो केवल इल्तुतमिश के समय वो उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी से जो के आसपास का रीजन है वहाँ पर जो वो दिखता है, लेकिन उसको मांग बरनी को जब इल्तुतमिश अपना शरणागत नहीं देता है तो चंगेज़ खां के हमले से वो बच जाता है। तो भारत भूमि पर चंगेज़ खां के हमले नहीं होते हैं। लेकिन तैमूर लंग, क्योंकि जब बाबर की बात होगी तो वहाँ हम समझेंगे कि माता की तरफ से अगर वो देखें तो चंगेज़ खां से जुड़ता है और पिता की तरफ से वो तैमूर लंग से जुड़ता है। तो तैमूर लंग का तो हमला भारत पर हुआ था 1398 में। समय देखें, भारत पर अगर बात करें तो भारत पर तैमूर लंग का हमला 1398 में हुआ। बहुत मारकाट इसने बचाई, पूरी दिल्ली को इसने रौंद डाला, क्योंकि वहाँ पर केंद्रीय शक्ति कमज़ोर थी। तो तैमूर लंग ने बहुत संपदा यहाँ पर लूटी और फिर ये वापस चला गया। और लौटते समय जब ये लौट रहा था तो इसने उत्तराखंड के, उस समय खैर उत्तराखंड नहीं था, ये जो हिमालय की तलहटी थी, वहाँ पर उसने 1399 में जो हमारा हरिद्वार का हिस्सा है वहाँ पर वो रुकता है, वहाँ मारकाट बचाता है और वहाँ पर एक कुटिला दर्रा या दुर्ग समझ सकते हैं जहाँ उसे रोका जाता है। अब ये कहानी अपने आप में अलग है। कुटिला दर्रा, ये नाम जरूरी है समझना। ये कहानी अपने आप में अलग है। वो क्यों है उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ रुकने की कहानी दरअसल तैमूर की एक आत्मकथा है। तैमूर की जो आत्मकथा है उसको कहते हैं मुल्फजात ए तैमूरी। तो अपनी आत्मकथा में तैमूर लंग ने ये बताया है कि अपने भारत अभियान से लौटने के क्रम में जब वो हरिद्वार वाले रीजन में गया तो वहाँ पर उसको कुटिला दर्रा नाम की जो जगह थी वहाँ रोका गया। वहाँ रोकने का काम शिवालिक के दो राजाओं ने, एक राजा हैं उनका नाम उसने कहा है अपनी इस पुस्तक में बहरुज, और दूसरा राजा है जिसका नाम उसने कहा है रतन सेन। तो ये जो राजा है ये सिरमौर का राजा है और दूसरा ये भरहुज है। ये कोई ऐसा राजा माना जा रहा है जो उस समय शिवालिक जो गंगा नदी गंगा द्वार है वहाँ का राजा रहा होगा। कुछ इतिहासकार एटकिंसन इसको, यहाँ हम समझ सकते हैं एटकिंसन इनको कत्यूरी राजा ब्रह्म देव मानते हैं, भरहुज को ब्रह्मदेव मानते हैं। और रतन सेन का साम में कुछ लोगों ने बैठा रखा है रतन प्रकाश से, सिरमौर शासक रत्न प्रकाश, जगत प्रकाश, तो वो सिरमौर शासक है, उससे जोड़कर देखा जाता है। तो ये है एटकिंसन के द्वारा जो हमने देखा बहरूज की तुलना ब्रह्मदेव से की गई है। अब इस पर विवाद हो सकते हैं कि कहाँ का त्यूरी शासन वहाँ पर रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि तैमूर लंग उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में नहीं पहुँचा,
उसके पीछे कारण यही था कि इन दो योद्धाओं ने उसको रोका था, जिसका उल्लेख उसने अपनी आत्मकथा मुलफरजात ए तैमूरी में भी किया है। तो इस तरीके से हमने इस बहुराजकता के काल में उत्तराखंड की आंतरिक राजनीतिक परिस्थिति को समझा, गढ़वाल में जो वंश हैं उसको समझा, कुमाऊं के जो वंश हैं उनको समझा, और फिर बाहर से जो हमें हमले देखने को मिले, चाहे नेपाल के रीजन से हो या इस तैमूर लंग जैसे अमानवीय का जो हमला था वो हमने देखा। उसको रोकने के लिए दो नाम बहरूज और रतन प्रकाश जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो हमने देखे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो आधार था जो कि अब अपने जो हम अगले कुछ वीडियो बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कत्यूरी शासन को देखा जाएगा, पवार शासन को देखा जाएगा, चंद्र शासन को देखा जाएगा, जो कि हमारे मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास में बहुत बेजोड़ सेगमेंट हैं। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनेंगे, तो इनको आप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।